जानते हैं कि आप लोगों का डेफिनेशन टर्म यहाँ पे चल रहा है और मात्र 2 दिन और चलेगा आप लोग का डेफिनेशन टर्म, बिकॉज वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी। आज मॉड्यूल सी को भी कंप्लीट कर लेंगे और मॉड्यूल बी भी स्टार्ट करेंगे, तो ऑलमोस्ट आप लोग का 2 दिन और लगेगा। देन थर्सडे फ्राइडे आप लोगों का मैं केस स्टडीज के क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कराऊंगी। ठीक है, सो क्लास यहाँ पे देख सकते हैं बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। बेसिकली क्या है, सपोज कोई सा भी मैटर बैंक का अगर कोर्ट के पास जाता है, तो जब बैंक का मैटर कोर्ट के पास जाता है तो बैंक हैव टू प्रेजेंट एविडेंस अपने बिहाफ पे। तो क्या एविडेंस पेश करेंगे, तो ये जो बुक्स है ना, ये बुक्स बेसिकली क्या है, ये आप लोगों के रिकॉर्ड हैं जो कि मेंटेन करता है बैंक। तो अगर कोई मैटर बैंक का, वैसे तो आप सबको मालूम है कि बैंक के मैटर कोर्ट ना जाके ट्राइब्यूनल में जाते हैं, ओम्बड्समैन में जाता है, लोक अदालत में जाता है, कंज्यूमर फोरम में जाता है। लेकिन सपोज अगर आप लोग का ये मैटर बैंक का कोर्ट के पास जाता है, तो कोर्ट के सामने क्या जो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा है, तो वो रिकॉर्ड को कैसे प्रेजेंट करना है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो क्या रिकॉर्ड प्रेजेंट करेंगे सो दैट ये एविडेंस के रूप में क्या हो जाए, एडमिट हो जाए, एविडेंस के रूप में क्या हो जाए, एडमिट हो जाए। सो दिस इज योर बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ठीक है, और एक्ट का मतलब कोई भी कानून। तो यहाँ पे सबसे पहला आप लोग का है कंपनी। तो कंपनी का बेसिकली मतलब है बैंकिंग कंपनी से। सो कंपनी इज बेसिकली जो सेक्शन 3 द कंपनी एक्ट 1956 में डिफाइंड है। सो कंपनी कोई सा भी जो 1956 में स्टैब्लिश हुआ है, जो 2013 में स्टैब्लिश हुआ है और जो लेटेस्ट अमेंडमेंट एक्ट में भी स्टैब्लिश हुआ है, उन सबको हम लोग कंपनी बोलेंगे। ठीक है, कॉरपोरेशन, व्हाट इज कॉरपोरेशन, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट established by any law for the time being in force in India includes Reserve Bank of India, first point, State Bank of India, second point, और any subsidiary bank। तो ये सब क्या है आप लोगों के, that is corporation। देखिए ध्यान से, जो आप लोग के डेफिनेशन टर्म इंपॉर्टेंट है उसको मैं आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे हाईलाइट कर दूंगी, but that is not important. Now, what is bank and what is banker? It means any company, any partnership or any post office. तो ये आप लोग का बैंकिंग कंपनी कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं any company और corporation carrying on the business of banking, मतलब एक तरह से कोई भी बैंकिंग कंपनी, राइट। दूसरा any partnership or individual to whose books the provision of this act shall have been extended, और any post office saving। तो ये आप लोग का बैंक और बैंकर का मीनिंग है अकॉर्डिंग टू द बैंकर्स एविडेंस एक्ट, बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट। ठीक है, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज लीगल प्रोसीडिंग, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट टर्म। व्हाट इज लीगल प्रोसीडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए कोर्ट में बैंक से रिलेटेड आप लोग का लीगल प्रोसीडिंग चलेगा। तो क्या होता है लीगल प्रोसीडिंग, देखिए एनी प्रोसीडिंग या इंक्वायरी जिसमें एविडेंस इज और मे बी गिवन, मतलब कोई सा भी प्रोसीडिंग। सेकंड आर्बिट्रेशन, मतलब आर्बिट्रेशन भी एक जरिया है जस्टिस पाने का। जैसे कोर्ट तो आप लोग का होता ही है, कोर्ट के अलावा जो आप लोग के एडीआर सिस्टम होते हैं, दैट इज अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, जैसे ओम्बड्समैन, आर्बिट्रेशन, लोक अदालत, ये सब क्या है, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है। तो आर्बिट्रेशन में भी कोई सा भी प्रोसीडिंग चलता है, बिकॉज दे आर द एडीआर मैथड्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो द प्रोसीजर जस्ट लाइक द कोर्ट। सो एन आर्बिट्रेशन। सी है एनी इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ओके, या अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ओके। और ये सब चीज करेगा कौन, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर या एनी अदर ऑफिसर जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा है। हमेशा याद रखिएगा जो आप लोगों का इन्वेस्टिगेशन होता है और एक वर्ड होता है आप लोग का इंक्वायरी। तो इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस या अदर पर्सन करेगा जो मजिस्ट्रेट के द्वारा होगा, और इंक्वायरी हमेशा आप लोगों का मजिस्ट्रेट करता है।
सो दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। और कोर्ट क्या होता है? कोर्ट का मतलब होता है जहां पे लीगल प्रोसीडिंग आप लोग का चलता है। दिस इज कॉल्ड कोर्ट। व्हाट इज कोर्ट? जहां पे आप लोगों का लीगल प्रोसीडिंग चलता है, इसको बोलते हैं कोर्ट हम लोग। तो ये आप लोगों का सिंपल सा डेफिनेशन है यहाँ पे, दैट इज कोर्ट। इज दैट ओके? ठीक है क्लास। तो लीगल प्रोसीडिंग का बेसिकली यहाँ पे क्यों यूज हुआ है? क्योंकि जब बैंक का मैटर कोर्ट में चलेगा तो जो प्रोसेस चलता है कोर्ट में, दैट इज कॉल्ड लीगल प्रोसीडिंग। तो उसी चीज की तो बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, उसी चीज की बात यहाँ पे हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट इज जज? तो जज का मतलब है जो आप लोगों के हाई कोर्ट डिवीजन में है, और ट्रायल का मतलब है एनी हियरिंग बिफोर द कोर्ट एट विच एविडेंस इज टेकन। देखिए, दैट इज कॉल्ड जज। अब जो आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर सर्टिफाइड कॉपी। सर्टिफाइड कॉपी का मतलब क्या है? जैसे क्लास हमेशा ध्यान रखिएगा, बैंक को कभी भी ना ओरिजिनल कॉपी नहीं प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने। बैंक को हमेशा सर्टिफाइड कॉपी को प्रेजेंट करना है कोर्ट के सामने। तो क्लास, ये सर्टिफाइड कॉपी आप लोग का होता क्या है? दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। ओके, दिस थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सर्टिफाइड कॉपी। तो सपोज क्लास कोर्ट ने कोई सा भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट किया और ये आपका सर्टिफाइड कॉपी है। तो सर्टिफाइड कॉपी का मतलब है जो बैंक का हाईएस्ट अथॉरिटी होगा उसके यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। तो उसके सिग्नेचर के बाद ये जो डॉक्यूमेंट होता है वो आप लोग का सर्टिफाइड बन जाता है। दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या चीज़ है, अ कॉपी ऑफ any entry in the books of bank together with a certificate written at the foot का मतलब यहाँ पे ये at the foot of such copy that it is a true copy of such entry and such entry is contained in one of the ordinary book of the bank। मतलब जो बैंक का रेगुलर बिजनेस है वहाँ पे इस चीज़ को संभाल के रखा जाता है। तो सर्टिफाइड कॉपी इज बेसिकली नॉट ओरिजिनल, लेकिन जो आप लोग का जो बैंक में हाईएस्ट ऑफिसर होता है उसके सिग्नेचर हो जाते हैं, तो ये आप लोगों का सर्टिफाइड कॉपी बन जाता है। एक बार पूरा डेफिनेशन को ध्यान से पढ़िए, दैट इज इंपॉर्टेंट। This is important class. Done? ओके, तो सर्टिफाइड कॉपी आप बेसिकली ये समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है दैट सच बुक is still in custody of the bank and where copy was obtained by mechanical and other process which in itself ensure that accuracy of the copy, मतलब कॉपी का accuracy होना चाहिए। Okay, but where the book from which such copy was prepared has been destroyed in the usual course of bank business after the date on which copy has been prepared। मतलब बेसिकली अगर ओरिजिनल कॉपी लॉस्ट भी हो जाती है तो सर्टिफाइड कॉपी से देख के हम मालूम कर सकते हैं दैट दिस इज द ओरिजिनल। ठीक है, तो ये आप लोगों का है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसमें से आप लोगों का क्वेश्चन आ सकता है। तो सर्टिफाइड कॉपी एक बार दोबारा से बता रही हूँ, एक ऐसा कॉपी है जो आप लोगों का बैंक में जो हाईएस्ट अथॉरिटी होगा उसके सिग्नेचर होते हैं। तो दैट इज योर सर्टिफाइड कॉपी। ठीक है, डन। नाउ द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। लीगल सर्विस छोटा सा एक्ट है, डेफिनेशंस इसमें ज़्यादा नहीं है आप लोगों के टर्म्स। तो इस एक्ट में हमें बेसिकली पढ़ना क्या है, वी हैव टू स्टडी लोक अदालत। क्या पढ़ना है हम लोग को? लोक अदालत के बारे में पढ़ना है। तो जैसे आप लोग का कोर्ट होता है,
बट कोर्ट इज नॉट द रियल अथॉरिटी, राइट? क्योंकि कोर्ट क्या होता है, जैसे आप लोग का हर कोई जो मैटर है सबसे पहले कोर्ट के पास जाता है. कोर्ट विल टेक सो मच टाइम, खूब सारी टेक्निकलिटीज वी हैव टू फॉलो इन द कोर्ट. कोर्ट में हमें फीस पे करना है, प्रोसीजर्स बहुत बड़े होते हैं. ये आपका कोर्ट है. तो लोक अदालत क्या है? लोक अदालत इज बेसिकली द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैथड. ठीक है, लोक अदालत क्या है आप लोग का? एक एडीआर मैथड है जिसके अंतर्गत हम मैटर को, डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकते हैं. तो यहाँ पे आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट, फिर आप लोग का है हाई कोर्ट, फिर आप लोग का है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से भी नीचे जो आप लोग का लोक अदालत होता है, जिसे कि हम लोग पीपल ऑफ कोर्ट भी कहते हैं. तो यहाँ पे आप लोग का मैटर जाता है. तो लोक अदालत का बेसिक पर्पस होता है मैटर को सेटल करना, मैटर को कॉम्प्रोमाइज करना. दैट्स इट. ठीक है, मैटर को सेटल करना, मैटर को कॉम्प्रोमाइज करना. दिस इज द बेसिक एम ऑफ दिस वन. डन. चलिए नेक्स्ट, अब इसके डेफिनेशन टर्म्स. केस का मतलब क्या होता है? कोई भी आप लोग का सूट, कोई भी प्रोसीडिंग. सेंट्रल अथॉरिटी जो आप लोग का नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के अंतर्गत बना है. कोर्ट का मतलब क्या होता है? सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट. दैट्स इट. डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी क्या होता है आप लोग का? दैट इज डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो इसके अंतर्गत बना है. हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, इस मतलब किसी में एग्जैक्ट आप लोग का डेफिनेशन नहीं है. ठीक है, लीगल सर्विस का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग आप लोगों को टीचिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो लीगल सर्विस क्या है आप लोग का? जो लोक अदालत को कंडक्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोग के बैंक में भी होता है. तो बैंक का अगर जो डिस्प्यूट है वो विद इन द बैंक सॉल्व हो जाए, दिस इज योर दिस वन. तो लीगल सर्विस इंक्लूड रेंडरिंग द एनी सर्विस in the conduct of any case or other legal proceeding before any court or other authority tribunal. This is called legal service. ध्यान से देखिए इसको, that is important. Okay, लोक अदालत डेफिनेशन नहीं गिवन है, लिखा हुआ है जो आपके चैप्टर 6 में गिवन है. रेगुलेशन, सिंपली रेगुलेशन. स्कीम, कोई सा भी पॉलिसी जो कि फ्रेम्ड है आप लोग का सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, स्टेट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी. स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इनमें से डेफिनेशन आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है. नाउ मॉड्यूल बी. सो गाइस वी हैव डन मॉड्यूल डी, वी हैव डन मॉड्यूल सी, नाउ इट्स अ मॉड्यूल बी. ठीक है, तो मॉड्यूल बी का आप सब जानते हैं 4 ही एक्ट है. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, कल हम करेंगे फेमा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट. 3 एक्ट है. उसके बाद आरबीआई एंड बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे तक हम लोग का सेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा ना. तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में पैसों का ट्रांसफर थ्रू डॉक्यूमेंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, दिस इज कॉल्ड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. तो इसमें हमें बेसिकली पढ़ना क्या है? प्रोमिसरी नोट के बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, चेक के बारे में. इन 3 डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है. सबसे पहला प्रोमिसरी नोट. एग्जाम्पल क्लास आप लोग को यहाँ पे मैं दूंगी. ठीक है, प्रोमिसरी नोट, ये बी, इसको 5 लाख देने हैं बी को. जब बी यहाँ पे डॉक्यूमेंट बनाएगा और डॉक्यूमेंट आपका रजिस्टर्ड और स्टैम्प्ड होगा, ठीक है, और यहाँ पे बी के साइन है, तो ये क्या है आप लोग का? प्रोमिसरी नोट है. तो प्रोमिसरी नोट में आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, जो साइन है आप लोग का मेकर के द्वारा टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी. ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का मतलब जिसका नाम स्पेसिफाइड है. तो अगर प्रोमिसरी नोट में नाम स्पेसिफाइड है, ऑर्डर ऑफ द पर्सन बोलेंगे. और बेयरर का मतलब होता है जब आपका नाम यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं होता है. तो यहाँ पे नाम स्पेसिफाइड है, दिस इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट. डन. उसके बाद अगर आप लोग का डॉक्यूमेंट इसी केस में ए पर्सन बनाता है, दिस इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज. और ए पर्सन बनाएगा, ए यहाँ पे साइन करेगा, फिर बी के साइन होंगे, तब ये जाएगा सी के पास. ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मेकर कौन है आप लोग का? मेकर ये है. ये कौन है? पेई है.
और पैसे देने किसको है, ये आप लोग का ड्रॉई है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हमेशा आप लोग का 3 पार्टी यहाँ पे होगा। तो बिल ऑफ एक्सचेंज देख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing unconditional order signed by the maker directing a certain person to pay certain sum of money to the order and to the bearer of the instrument। ये आप लोग का बिल ऑफ एक्सचेंज है। यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम क्या जो सी पर्सन है ये एक्स्ट्रा है, क्या सी पर्सन ए नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पे ए पर्सन इज इक्वल टू सी, दैट्स इट। ए पर्सन इज इक्वल टू सी पर्सन, यहाँ पे आप लोग का है। ठीक है, नेक्स्ट चेक क्या है? चेक आप लोग का बेसिकली, मैंने चेक दिया विनीता मैम को, विनीता मैम चेक अब बैंक में ले जाएंगी। निकिता मैम इज मेकर, विनीता मैम इज पे, बैंक इज ड्रॉय। चेक में ड्रॉय हमेशा बैंक रहेगा आपका। ठीक है, तो चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज drawn on specified banker नॉट एक्सप्रेस पेएबल अदरवाइज, मतलब जब डिमांड होगा तभी हम चेक को पे करेंगे। और आज की डेट में आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकलेटेड चेक भी आप लोगों का आता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। उसके बाद व्हाट इज होल्डर, व्हाट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। जब एक्स पर्सन का, क्या बोला मैंने, जब एक्स पर्सन का, मान लो ये कोई कंपनी है, कंसिडरेशन क्या है दोनों का, ये एक्स सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और कंपनी सैलरी प्रोवाइड कर रहा है। कंपनी ने क्या किया, एक्स को चेक दिया, चेक अगर डिसऑनर हो गया तो एक्स के पास राइट है कंपनी के पास केस फाइल करने का। तो जब दोनों पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन होता है तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे उस पर्सन को, ये जो आप लोग का एक्स पर्सन है, एक्स पर्सन इज कॉल्ड होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स में ये जो डेफिनेशन है, कंसिडरेशन, सी से कोर्स, सी से कंसिडरेशन याद रखिएगा। और होल्डर क्या होता है, होल्डर इज बेसिकली एक्स पर्सन, ये कंपनी है, एक्स ने लोन मांगा 2 लाख रुपए का, कंपनी ने चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। तो यहाँ पे एक्स पर्सन जो चेक लिया है, जो आप लोग का क्या हुआ है, चेक आप लोगों का डिसऑनर हुआ है, तो यहाँ पे एक्स क्या कहलाएगा, होल्डर कहलाएगा। होल्डर को राइट नहीं है केस फाइल करने का, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स को राइट है केस फाइल करने का, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, पेमेंट इन ड्यू कोर्स का मतलब है जिस पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट है, मेरे पास चेक है, मैंने अपना नाम लिखा इन अ गुड फेथ विदाउट एनी नेग्लिजेंस, मैं चेक को गई बैंक के पास पैसा लेने के लिए, चेक बिलोंग्स टू माई हस्बैंड बट स्टिल बिना पूछे मैंने चेक लिया फॉर द शॉपिंग, मैंने बैंक में जाके चेक को भजाया। इन दैट केस अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई होती है कि विदाउट एनी नेग्लिजेंस और गुड फेथ में अगर ये काम किया गया है, दिस इज कॉल्ड पेमेंट इन ड्यू कोर्स, दैट्स इट। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में साइन किया गया है, पे भले किसी को हो। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो फॉरेन में साइन किया गया है, पे किसी को भी हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एग्जैक्ट डेफिनेशन डिफाइन नहीं है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक। नेगोशिएशन, किसी भी चीज को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करना, दैट इज कॉल्ड नेगोशिएशन। एंडोर्समेंट, इंस्ट्रूमेंट का साइन करना, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। इंस्ट्रूमेंट का साइन करना, दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। और लास्ट आप लोग का डिसऑनर ऑफ चेक है। मैंने चेक दिया वनीता मैम को, वनीता मैम गई बैंक के पास डिपॉजिट कराने, चेक हो गया बाउंस ड्यू टू द इनसफिशिएंट ऑफ फंड। व्हाट इज दिस, डिसऑनर ऑफ चेक। तो डिसऑनर ऑफ चेक का पनिशमेंट आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, द पनिशमेंट इज 2 साल का पनिशमेंट, ठीक है, और फाइन जो कि आप लोगों का ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, ये आप लोग का फाइन है, या तो दोनों चीज। और बैंक्रप्सी एक्ट के क्वेश्चन डेफिनेशन टर्म्स हम लोग करेंगे। आफ्टर दैट परसों से 2 दिन आप लोग को मैं केस स्टडीज के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वी विल डू दैट थिंग, ओके। तो सबसे पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट। इसमें बेसिकली कंज्यूमर को एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कंज्यूमर को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए,
ये एक्ट आप लोग का है। और कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर होता है जो सिंपली गुड्स को परचेज करता है और जो सर्विसेज को अवेल करता है। दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग का जो डेफिनेशन टर्म है देखेंगे। एडवर्टीजमेंट किसे कहते हैं? एडवर्टीजमेंट का आप लोग सिंपली मतलब जान सकते हैं किसी भी चीज़ का ऐड करना। जो भी आप लोग के गुड्स और सर्विसेज होते हैं, जब उसका ऐड होता है तभी तो हम उसको, जो कंज्यूमर है उसको लेता है। तो एडवर्टीजमेंट आप लोग का कोई भी ऑडियो विजुअल publicity, representation, endorsement, pronouncement made by means of light, sound, smoke, gas, print, electronic media, internet, website includes any notice, circular, label, wrapper, invoice, such other document. तो ये आप लोग का क्या है? This is your what? Advertisement. ठीक है क्लास? तो ये आप लोगों का सिंपली क्या है? एडवर्टीजमेंट का यहाँ पे मतलब है। नेक्स्ट, कंप्लेनेंट कौन होता है? तो कंप्लेनेंट का सिंपल से मतलब होता है जो पर्सन कंप्लेंट करता है, दैट इज कॉल्ड कंप्लेनेंट। तो देखिए, कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है। एनी वॉलेंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन, द सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटी, वन एंड मोर कंज्यूमर वेयर देयर आर न्यूमेरियस कंज्यूमर। सबके बिहाफ पे, मतलब सबका इंटरेस्ट वायलेट हो रहा है तो सबके बिहाफ पे जो कंज्यूमर कंप्लेंट करेगा, दैट इज कॉल्ड दिस वन। 6 क्या है? इन द केस ऑफ डेथ, अगर पर्सन का डेथ हो जाता है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, और अगर माइनर है तो लीगल गार्जियन और पेरेंट्स। कौन होगा? लीगल गार्जियन और पेरेंट्स यहाँ पे आपके कंप्लेनेंट होंगे। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके क्लास, तो ये आप लोगों का क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी आप लोग का ये कंप्लेंट आ सकता है। नेक्स्ट, व्हाट इज कंप्लेंट? कंप्लेंट क्या है? कंप्लेंट तो हमने समझा जो कंप्लेंट करता है। तो कंप्लेंट किस चीज का हम कंप्लेंट करेंगे? तो देखिए हमारे इसमें देखो, ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, इसी पॉइंट्स में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जैसे इसका 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि क्या चीज कंप्लेंट के डेफिनेशन में। तो यहाँ पे अगर मैं कंप्लेंट का डेफिनेशन आप लोगों को बोलूं, अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, गुड्स bought by him, agreed to be bought by him, suffer from one and more defect. The services hired, availed, or agreed to be hired, availed by him, suffer from any deficiency. A trader, service provider, as case may be, charge the good and the services mentioned. अभी मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ, ठीक है, ये 4 पॉइंट्स। नेक्स्ट, the goods which are hazardous to the life and safety, right? ये 5th हो गया। 6th, the services जो आप लोगों के hazardous है, likely to be hazardous, and the claim of product liability, action lies against the product manufacturer and the product seller or product service provider. ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये सब क्या है। अगर हमारे साथ ये सब चीजें होती हैं तो हम इसको कंप्लेंट के अंतर्गत ला सकते हैं। ओके, सो द ट्रेडर or service provider as case may be has charged for the goods or for the services mentioned in a complaint a price in excess of the price fixed by or under any law for the time being in force, displayed on the goods or any package containing goods, displayed on the price list exhibit or agreed between the party. तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब किसी भी प्राइस को एक्सेस फॉर्म में आप, जो दुकानदार है, जो सर्विस चार्जर है, ले लेता है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड कंप्लेंट। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आप लोगों का कंप्लेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं। भाई हम कोई गुड्स या सर्विसेज परचेज करते हैं फॉर आवर सेटिस्फेक्शन, अगर वही नहीं है वी कैन फाइल द कंप्लेंट। जैसे हम लोग जब मूवी देखने जाते हैं तो मूवी, वहाँ भी वी कैन कंप्लेंट, वहाँ भी हम लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन भाई एक एरिया का भी उस हिसाब से चार्ज होता है। वैसे बात तो ये पुटअप किया गया है कि मूवी हॉल में क्यों इतना महंगा दाम होता है, तो ये भी एक तरह से कंज्यूमर का क्या है, एक वायलेशन है, राइट। नाउ
तो ये आप लोग का हो गया। नाउ व्हाट इज कंज्यूमर? तो कंज्यूमर का मतलब द पर्सन हु बाइज एनी गुड्स, हायर एंड अवेल एनी सर्विसेज। देखिए ध्यान से, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर। ये आप लोग का कंज्यूमर है, दैट इज अ डेफिनेशन। मतलब सिंपली जो पर्सन सामान खरीदता है, जो सामान सर्विस अवेल करता है, दैट्स इट। और हमें डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर डिस्प्यूट, डिस्प्यूट वेयर पर्सन अगेंस्ट whom complaint has been made denies dispute the allegation contained in the complaint। कंज्यूमर राइट्स क्या होते हैं? 6 तरह के कंज्यूमर राइट्स हैं जो हम पढ़ भी चुके हैं। राइट टू बी प्रोटेक्टेड, पहले मैं आपको हाईलाइट कर देती हूँ। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी एश्योर्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिडिसल, राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। ये 6 तरह के आप लोगों के राइट्स हैं जो कि कंज्यूमर के हैं। अब एक एक करके करेंगे। राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट, सर्विसेज विच इज हजार्डियस टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। राइट टू बी इन्फॉर्म अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, potency, purity, standard, price of the goods, product, services as case may be। नेक्स्ट आप लोग का राइट टू बी अश्योर्ड। किस चीज से एश्योरेंस करना? पॉसिबल एक्सेस ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। राइट टू बी हर्ड, कुछ भी हो जाता है, वी हैव अ एप्रोप्रिएट फोरम जहां पे हम लोग अपना केस को फाइल कर सकते हैं। ठीक है। राइट टू सीक रिडिसल अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस। तो ये आप लोगों के क्या है? दीज आर द rights of the consumer। These are the rights of the consumer। Done class? Next, what is defect? कोई भी fault, imperfection, shortcoming in the quality, quantity, potency, purity, standard, ये आप लोग का डिफेक्ट है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? बाइंग, सेलिंग गुड सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट ओवर द डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स। ओके। गुड्स का मतलब क्या है? कोई भी आप लोगों का मूवेबल प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड गुड्स। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, ऐसा एडवर्टीजमेंट जो इंसान को मिसलीड करता है। ठीक है। जैसे फॉल्सली डिस्क्राइब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फॉल्स गारंटी देना, कन्वे एंड एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रिप्रेजेंटेशन विच इफ मेड बाय द मैन्युफैक्चरर, सेलर, सर्विस प्रोवाइडर वुड कॉन्स्टिट्यूट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। डेलिबरेटली, जानबूझ के चीजों को छुपाना, तो ये सब चीज क्या है आप लोग का? मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट है। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। पर्सन किसे कहेंगे? पर्सन का मतलब है कोई भी इंडिविजुअल, फर्म, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एनी कॉरपोरेशन, एनी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। डेफिनेशंस आप लोगों के बहुत इजी हैं क्लास, एक बार ध्यान से देखिए। Is that okay, class? ओके, ये आप लोग का है। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस क्या होता है? मीन्स अ ट्रेड प्रैक्टिस विच टेंड्स टू ब्रिंग अबाउट मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस एंड इट्स कंडीशन ऑफ डिलीवरी। मतलब रेस्ट्रिक्टिव का ना आप एक लाइन याद करना, ये आप लोग का क्वेश्चन में भी आता है। तो रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस दैट इज अ मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस।
ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में आप लोगों का ना, जैसे ये क्वेश्चन आप लोग का जब ये लीगल पार्ट आपका जेआईबी में था तो ये क्वेश्चन आ चुका था दैट रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, तो काइंड्स ऑफ प्राइस के नाम लिखे थे, सो यू हैव टू टिक मार्क ऑन द मैनिपुलेशन ऑफ प्राइस, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विस का मतलब क्या होता है, सर्विस मीन्स ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं, any description which is made available to potential user includes but not limited to the provision of facilities in connection with the banking, financing, insurance, transport, processing, supply of इलेक्ट्रिकल एंड अदर एनर्जी, मतलब कोई भी किसी भी काइंड का सर्विस, हम लोग आपको टीचिंग सर्विस दे रहे हैं, आप ट्रांसपोर्ट पे बैठते हैं, राइट, तो वो क्या है, वो भी आप लोग का ट्रांसपोर्ट का सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस है, सब चीज़ आप लोग का सर्विसेज में है, तो सर्विसेज में अगर कुछ डिफेक्ट आया वी कैन फाइल द कंप्लेंट। व्हाट इज स्प्यूरियस गुड विच इज फॉल्सली क्लेम टू बी जेन्युइन, जो गलत तरीके से जेन्युइन बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड दिस वन। तो क्लास ये आप लोगों का सिंपली क्या था, दिस इज योर मॉड्यूल सी का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और अब क्या है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। तो यहाँ पे पहले इसका मतलब, इंसॉल्वेंसी का मतलब है जब एक्स पर्सन पैसा नहीं पे कर पाता, ठीक है, व्हेन एक्स पर्सन इज नॉट एबल टू पे द मनी, दैट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। और बैंक्रप्सी का मतलब होता है जब कोर्ट आप लोगों का डिक्लेयर करता है किसी भी पर्सन को एज एन इंसॉल्वेंट, दैट इज कॉल्ड बैंक्रप्सी। तो ये आप लोगों का सिंपल सा डेफिनेशन, इज दैट ओके। नाउ बेंच ऑफ एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, तो क्लास आईबीसी में आप लोग का एजुडिकेटिंग अथॉरिटी कौन कौन था, डीआरटी एंड एनसीएलटी, याद है ना, आपका आईबीसी में 4 पिलर हैं। सबसे पहला आप लोगों का इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज एंड आईबीबीआई। तो ये आपके 4 क्या हैं, पिलर्स हैं आईबीसी में, तो आप लोगों को ये सब चीजें याद करनी है। चार्ज का मतलब क्या है, इंटरेस्ट और लियन, जो कि क्रिएट होता है प्रॉपर्टी या एसेट ऑफ द पर्सन और एनी ऑफ इट्स अंडरटेकिंग बोथ एज केस में बी सिक्योरिटी इंक्लूड्स अ मॉर्गेज। तो चार्ज का मतलब जो सिक्योरिटी हम क्रेडिटर को डिपॉजिट करते हैं, राइट, तो उस सिक्योरिटी में जो इंटरेस्ट या लियन क्रिएट होता है क्रेडिटर के बिहाफ पे, क्रेडिटर के अंतर्गत फेवर में, दैट इज कॉल्ड चार्ज। कॉर्पोरेट पर्सन, जो कि आप लोग का क्लॉज 20 सेक्शन 2 ऑफ द कंपनी एक्ट में डिफाइन है, कॉर्पोरेट पर्सन, देखिए ध्यान से, एलएलपी आप लोगों का है, ठीक है, या एनी अदर पर्सन, corporate debtor, the person who owe a debt, that is called corporate debtor. Creditor का मतलब क्या होता है, any person to whom a debt is owed include a financial creditor, मतलब जो पैसा देता है, जो पैसा देगा, that is called creditor. Debt का मतलब क्या है, liability, obligation in respect of a claim which is due from any person in this, ऋण देना, that is called debt. डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है, पैसे नहीं देना, नॉन पेमेंट ऑफ डेब्ट, दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट। अ वेरी सिंपल एग्जांपल, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हम बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसे लेते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन शेड्यूल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या अदर इंस्टीट्यूशन, ये आप लोग के 4 एग्जाम्पल्स हैं। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ये भी आप लोग का क्या है, पिलर है, और ये भी आप लोगों का क्या है, पिलर है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, अ पर्सन एनरोल अंडर सेक्शन 206 with an insolvency professional agency and its member and register with this board. Information utility, a person who is registered with the board as an information utility. और person का मतलब individual, Hindu undivided, company, trust, partnership, LLP, any other person. ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग आ सकता है. This can become in the form of question. What is property? Property में आप लोग का money,
गुड्स, एक्शनेबल क्लेम, लैंड, एवरी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, जो इंडिया के बाहर इंडिया के अंदर भी है। सिक्योर क्रेडिटर, जिसको सिक्योरिटी दिया जाता है, जिससे पैसे लिए जाते हैं, ठीक है, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी, कोई सा भी मूवेबल इमूवेबल हम गिरवी रखते हैं। सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट टाइटल इंटरेस्ट, क्लेम ऑफ प्रॉपर्टी क्रिएटेड इन द फेवर ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट मतलब जो हम क्रेडिटर को सिक्योरिटी देते हैं उसमें जो इंटरेस्ट क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। डन। व्हाट इज ट्रांसफर? सेल, परचेज, एक्सचेंज, मोर्गेज, प्लेज, गिफ्ट, लोन एटसेट्रा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, जिसके अंतर्गत आप लोग का ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट भी होता है। तो ट्रांसफर ऑफ एनी इंटरेस्ट हमेशा आप लोग का इमूवेबल प्रॉपर्टी पे क्रिएट होता है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, देखिए जो आप लोगों का ये एक्ट है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट क्या है आप लोग का? बेसिकली कैसे जो ब्लैक मनी वाइट मनी में कन्वर्ट होता है, जो कि इस बार हम लोगों को रूल्स पढ़ने थे इसके। तो इस एक्ट में कोई डेफिनेशन टर्म नहीं है, और इसमें एक और बात, जो एक्चुअल वर्ड है मनी लॉन्ड्रिंग, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है इस एक्ट में। काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें टिक मार्क कर देंगे कि मैम द डेफिनेशन इज गिवन अंडर द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का डेफिनेशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में आप लोग का नहीं है। नो डेफिनेशन इन टैक्स लॉ, बिकॉज टैक्स लॉ में हमने जीएसटी पढ़ा, हम लोगों ने जीएसटी, देन पैन कार्ड के बारे में पढ़ा, इनकम टैक्स एक्ट के बारे में पढ़ा, तो इसमें भी हम लोग को नहीं पढ़ना है। उसके बाद नो डेफिनेशन इज बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डायरेक्टली आप लोगों के सेक्शन से। तो इन सब एक्ट में हम लोगों के जो डेफिनेशंस है वो नहीं है। ओके, तो चलिए जो आपके रिमेनिंग एक्ट है उसको पढ़ते हैं। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो बेसिकली जो भी आप लोगों का पेमेंट सिस्टम होता है आज की डेट में, जिसमें हम लोग घर बैठे ऑनलाइन वे में ट्रांजैक्शन करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, दैट इज़ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट। तो जो भी आप लोगों का गूगल पे है, फ़ोन पे है, आपका पेटीएम है, जितने भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, भले ही ये लोग अपना इंडिविजुअल बॉडी है, बट इनका कंट्रोल किसके हाथ में होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आप लोग का बेसिकली यही कहता है। तो इसमें आप लोगों के डेफिनेशंस क्या क्या है? बैंक किसे कहते हैं? बैंक जो कि शेड्यूल है, सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बैंकिंग कंपनी जो कि आप लोग का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में डिफाइंड है, कोऑपरेटिव बैंक और सच अदर बैंक। तो ये आप लोगों का 5 डेफिनेशन है जो कि बैंक के डेफिनेशन में है। क्वेश्चन देखो, जैसे आप लोगों ने कई सारे एक्ट पढ़े हैं, कई सारे एक्ट में जो बैंक का डेफिनेशन है वो अलग अलग है, तो आप लोग इसको यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक फंड क्या होता है? पहले क्या होता था, हम लोग बार्टर सिस्टम करते थे, कोई सामान का लेना देना होता था। और अब क्या करते हैं हम लोग, बीच में रुपीस का आया, अभी भी रुपीस का करते हैं ट्रांजैक्शन, लेकिन अब घर बैठे पैसों का ट्रांसफर कर सकते हैं अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हमें पैसा देना है। सो इलेक्ट्रॉनिक फंड मीन्स ट्रांसफर मीन्स एनी ट्रांसफर ऑफ फंड विच इज इनिशिएटेड बाय पर्सन बाय द वे ऑफ इंस्ट्रक्शन, authorization, order to the bank to debit and credit an account maintained with the bank through the electronic means। भले ही कोई सा भी सिस्टम हो, लेकिन सारा सिस्टम आप लोगों का बैंक से भी क्या होता है? कनेक्टेड होता है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैंक से भी कनेक्टेड होता है। इंक्लूड्स सेल ट्रांसफर, एटीएम मशीन, डायरेक्ट डिपॉजिट, विड्रॉल ऑफ फंड, ट्रांसफर इनिशिएटेड बाय टेलीफोन एटसेट्रा। तो ये आप लोग का इलेक्ट्रॉनिक फंड है। डन क्लास? नाउ व्हाट इज ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम? द पेमेंट सिस्टम इन विच
each settlement of funds or securities occur on the basis of separate and individual instruction. This is called gross settlement system. ध्यान से देखिए, this is important. This is class important. Okay, this is important. और अगर इसके आप लोगों को एग्जाम्पल देखे जाए तो RTGS इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल टू डिफाइन दिस वन. ठीक है, RTGS. और नेट सेटलमेंट सिस्टम में आप लोग का जो दूसरा है उसमें आपका क्रेडिट कार्ड जो भी आप लोगों के पेमेंट सिस्टम है वो आते हैं. इसमें आप लोग का RTGS विल बी द बेस्ट एग्जाम्पल जिसके थ्रू पैसा ट्रांसफर होता है. नोटिफिकेशन, कोई भी चीज़ जब ऑफिशियल गैजेट में लिखा जाता है दैट इज कॉल्ड ऑफिशियल गैजेट. पेमेंट इंस्ट्रक्शन, कोई भी इंस्ट्रक्शन, ऑथराइजेशन, ऑर्डर किसी भी फॉर्म में इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू इफेक्ट अ पेमेंट बाय पर्सन टू अ सिस्टम पार्टिसिपेंट और सिस्टम पार्टिसिपेंट टू अनदर सिस्टम पार्टिसिपेंट. दिस इज कॉल्ड पेमेंट इंस्ट्रक्शन. गूगल पे से पैसा ट्रांसफ़र करना है किसी और को, सो दिस इज़ द पेमेंट इंस्ट्रक्शन. ठीक है, तो जो पर्सन यूज़ करेगा दैट हैव टू डू. पेमेंट ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कर्तव्य. तो पेमेंट ऑब्लिगेशन मीन्स indebtedness that is owned by one system participant to another system participant as a result of clearing and settlement of one and more payment instruction relating to funds, security, foreign exchange, derivative and other transaction. तो ये आप लोगों का payment obligation है. तो obligation is just like the duty that every payment participant have to do. That's it. Okay. Done class? What is payment system? The system that enable payment to be effected between the payer and the beneficiary involving clearing, payment and settlement services. That is called payment system. स्टॉक एक्सचेंज को पेमेंट सिस्टम नहीं बोलेंगे, ये आप लोग का एक्सेप्शन आ सकता है एग्जाम में. दैट्स इट. ओके क्लास. Done? Now, what is system participant? कोई भी बैंक या any other person participating in the payment system, that is called system participant. जो participate करेगा, तो बैंक भी तो पार्ट होता है. Without बैंक जितना भी आप लोग का ऑनलाइन सिस्टम है that cannot do the work. System provider, a person who operate authorized payment system, that is called system provider. देखिए ध्यान से. ठीक है. नाउ फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. दिस एक्ट इज बेसिकली टॉक्स अबाउट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अगर इंडिया करता है किसी और कंट्री से तो क्या उसको इंडिया का रुपीस देना पड़ेगा? द आंसर इज नो. जो हम पैसों का एक्सचेंज करेंगे तो वो चीज़ हम लोगों को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. सो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट टैक्स इज बेसिकली, सबसे पहला ऑथराइज पर्सन कौन होता है? ऑथराइज पर्सन वो है जो कि फॉरेन एक्सचेंज में अपना पार्टिसिपेट करेगा. सो ऑथराइज पर्सन मीन्स ऑथराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट. ऑफशोर बैंकिंग यूनिट क्या होता है? जो समुद्र के पास आप लोगों के बैंक्स होते हैं जिनको स्पेशल ऑथराइजेशन मिलता है, क्योंकि अधिकतर जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चीज़ें होती हैं वो नदी के पास मतलब समुद्र के पास ही होती हैं, उनको अथॉरिटी होती है या कोई भी अदर पर्सन. तो यहाँ पे क्लास आप लोगों के 4 पॉइंट्स गिवन है जो कि ऑथराइज पर्सन आप लोगों का कहला सकता है. देखिए ध्यान से, दिस इज कॉल्ड ऑथराइज पर्सन. कई सारी कंपनीज भी होती हैं, ठीक है,
थॉमस कुक कंपनी, जिसका काम होता है फॉरेन एक्सचेंज करना। ऑथराइज ऑफिसर, द ऑफिसर ऑफ डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, authorized by central government, this is called authorized officer. Done, this is called authorized officer. कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, इसको शुरू करने से पहले करेंसी पढ़ते हैं। करेंसी क्या होता है? करेंसी इंक्लूड्स ऑल करेंसी नोट्स, पोस्टल नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड, सच अदर सिमिलर ट्रांजैक्शन। तो इसमें से कोई सा भी आप लोगों का क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है। तो करेंसी में ये सारा चीज आप लोगों का करेंसी कहलाएगा, एवरीथिंग। डन क्लास? एवरीथिंग विल कम अंडर द टर्म ऑफ करेंसी। नाउ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन और जो आप लोगों का नेक्स्ट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, जिसको हम लोग पढ़ भी चुके हैं, इसको पढ़ेंगे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन और दूसरा आप लोगों का कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोग का? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन इज बेसिकली, जैसे ये पैसा है, एक बार गया वापस नहीं आता, या एक बार आया वापस नहीं जाएगा। जैसे अगर आप लोग ट्रेवल करते हो, अगर आपने बाहर कुछ ट्रीटमेंट कराया, तो यहाँ पे पैसा बाहर गया वापस नहीं आएगा, राइट? किसी कंपनी को, किसी कंट्री को आपने लोन दिया, लोन तो वापस आ जाएगा, इंटरेस्ट एक ही बार आएगा ना जो हमारे पास रहेगा। तो इंटरेस्ट आप लोगों का ये चीज है। और कैपिटल क्या होता है? पैसा वापस जाता है, वापस आता है। जैसे बेस्ट एग्जांपल आप लोगों का लोन है। सो क्लास, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन के यही सारे एग्जांपल्स हैं, आप लोग देख सकते हैं। करंट का living expenses of parents, spouse and children residing abroad, expenses in connection with foreign travel, education and medical care of parents, ये सब आप लोगों के करंट के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे पैसा जाएगा एक बार, वापस नहीं आएगा। तो ये ट्रिक है याद करने का। तो आप लोग का कैपिटल हो गया यहाँ पे, ये आपका करंट हो गया। आई होप सो दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्या है? करेंसी नोट मीन्स एंड इंक्लूड कैश इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स एंड बैंक नोट। देखिए ध्यान से, व्हाट इज फॉरेन करेंसी? फॉरेन करेंसी का मतलब है करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। देखिए ध्यान से, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मीन्स फॉरेन करेंसी इंक्लूड्स डिपॉजिट, क्रेडिट एंड बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब आप लोग का फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए क्लास ध्यान से यहाँ पे, दैट इज इंपॉर्टेंट। That is important. ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हो गया। नेक्स्ट, इंडिया करेंसी विच इज एक्सप्रेस ड्रॉन इन इंडियन रुपीज बट डज नॉट इंक्लूड
special bank note and special 1 rupees note issued under section this of the Reserve Bank of India Act. This is Indian currency. This is class Indian currency. ठीक है. पर्सन का मतलब क्या होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट. पर्सन मीन्स बेसिकली कोई भी इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन या एनी एजेंसी. दिस इज कॉल्ड द डेफिनेशन ऑफ पर्सन. दिस इज डेफिनेशन ऑफ पर्सन क्लास. व्हाट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है पर्सन जो मोर देन 182 डेज आपका इंडिया में रहता है. ठीक है, पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, कोई पर्सन या बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट इन इंडिया. तीसरा, कोई ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी जो कि किसके द्वारा कंट्रोल है, इंडिया के बाहर है लेकिन इंडिया के किसी पर्सन के द्वारा कंट्रोल है. जैसे आप लोग का जगुआर बाहर का कंपनी है, कंट्रोल किसके द्वारा है, टाटा के द्वारा. ऑफिस, ब्रांच, एजेंसी आउटसाइड इंडिया ओन कंट्रोल बाय पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. तो क्लास ये सारे आप लोगों के पर्सन्स है जो कि क्या कहलाएंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. देखिए ध्यान से. और कौन पर्सन नहीं कहलाएगा, अ पर्सन हु हैज गॉन आउट ऑफ इंडिया हु स्टे आउटसाइड इंडिया, वो पर्सन रेसिडेंट नहीं कहलाएगा. ये पर्सन जो आया है स्टे इन इंडिया इन ईदर केस अदरवाइज देन. सो दिस इज कॉल्ड पर्सन विल नॉट कॉल्ड दिस वन. ठीक है, तो आप लोग का पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है. व्हाट इज रिपैरिएट टू इंडिया? करेंसी को वापस लाना. मैंने इंडिया में $1000 करेंसी को कन्वर्ट कराया रुपीस टू करेंसी. मैं यूएस गई, $2000 बच गया, उस डॉलर को वापस लेके आ गई. सो दिस इज कॉल्ड रिपैरिएट टू इंडिया. इट मीन्स ब्रिंगिंग इन टू इंडिया द रिलीज्ड फॉरेन एक्सचेंज. दिस इज कॉल्ड रिपैरिएट टू इंडिया. देखिए ध्यान से. दिस इज कॉल्ड रिपैरिएट टू इंडिया. ठीक है, दैट्स इट. फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ऐसा सच आपको कुछ नहीं पढ़ना है, बिकॉज इसमें जो भी आप लोग के बैंक है ना कोई आप लोग का एक्ट बना है, जो एक्ट आप लोगों को सिर्फ देखना है, इसमें आपको चीजें याद नहीं करनी है. बैंक जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ बैंक में है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन जो कि आप लोग का डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्ट में गिवन है, डेवलपमेंट बैंक जो आप लोग का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में गिवन है, एग्जिम बैंक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया में गिवन है. तो ये सब बैंक के एक्ट है जो जहाँ पे गिवन है. नहीं याद करना, बिल्कुल घबराइएगा मत. फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज जो कि आप लोग का फेमा एक्ट में गिवन है. इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो कि आप लोग का इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट में गिवन है. इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन मींस जो आप लोगों का इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में गिवन है. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका मतलब क्या है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्ट 1958. और व्हाट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो आप लोगों का यहाँ पे गिवन है. तो इन सबके एक्ट के नाम है, आपको बिल्कुल याद नहीं करना है. नो नीड टू वरी. नेशनल बैंक जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट में गिवन है. नेशनल हाउसिंग बैंक नेशनल हाउसिंग बैंक में गिवन है. रिकंस्ट्रक्शन बैंक इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया में. रुपीस कॉइन which is legal tender in India under the provision of Indian Coinage Act में given है आप लोग का. That's it. Schedule बैंक जो सेकेंड शेड्यूल में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में गिवन है. स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक इस एक्ट में गिवन है. स्पॉन्सर बैंक आरआरबी बैंक में गिवन है. स्पॉन्सर बैंक
कितना परसेंटेज होता है ये याद होना चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में गिवन है। स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इस एक्ट में गिवन है। यूनिट ट्रस्ट आप लोग का यहाँ पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक्ट के नाम है, तो बिल्कुल घबराइए मत, आपको ये याद नहीं करना है। बस मुझे डेफिनेशन टर्म आपको दिखाना था। कोऑपरेटिव बैंक, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, सेम थिंग क्लास। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अगस्त में आप लोगों को मॉड्यूल वाइज यहाँ पे क्या कराऊंगी, क्वेश्चंस कराऊंगी। अभी से इस चीज नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज इफ यू वांट टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स ना, तो आप लोगों को ये सब चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी जो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। इन अगस्त मॉड्यूल वाइज क्वेश्चन। सितंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन टर्म्स। मतलब आप सब जानते हैं जब कोई भी एक्ट हम लोग पढ़ते हैं ना, तो हर एक एक्ट में आप लोगों का क्या होता है, डेफिनेशंस होते हैं। सपोज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 10 से 15 आप लोगों के क्या है इसमें डेफिनेशंस है। तो मैं आप लोगों को सितंबर में डेफिनेशन टर्म्स यहाँ पे कराऊंगी 8 बजे डेली। सितंबर के बाद जो अक्टूबर होगा, अक्टूबर में हम दी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग के बुक्स के समरी है, हर एक एक्ट का समरी है और जो बुक के क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। और बचा आप लोगों का नवंबर। सो नवंबर में हम लोगों का होगा मिनी मैराथन और महा मैराथन। तो ये 4 महीने का शेड्यूल है, आप सब इसे नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम से एक हफ्ते पहले, क्योंकि इस बार आप लोग का एबीएफएम और बीआरबीएल सब्जेक्ट दोनों एक साथ बैक टू बैक है, तो सितंबर अक्टूबर का जो सेशन होता है उसको हम कंपाइल कर देंगे, सो दैट डेफिनेशन आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। कंपाइल करके एक साथ मैं आपको यूट्यूब में कराऊंगी, और अक्टूबर का समरी सेशन भी कंपाइल करके 9-10 घंटे का वीडियो होता है, सो दैट एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का एग्जाम से पहले। सो आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स है, इस सेशन को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना मॉड्यूल डी का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन। तो इस एक्ट के क्वेश्चन करने से पहले एक बार फॉर्मूला, फटाफट क्विक रिवीजन। जब हम ऑफर करते हैं, ऑफर एक्सेप्ट होता है, तो ये बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस को लीगल टर्म में क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं एग्रीमेंट। जब एग्रीमेंट में लॉ एनफोर्स होता है तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला है, यू हैव टू जस्ट रिवाइज दैट फॉर्मूला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इसका हम लोग वन बाय वन थिंग। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन दैट इज मेड बाय फ्री कंसेंट, मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट। बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से सोच समझ के आप लोग को करना है। सो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट, दैट इज मेड बाय फ्री कंसेंट का मतलब विदाउट एनी प्रेशर। कॉम्पिटेंट पार्टी मीन्स +18, sound mind, not disqualified by law. And lawful consideration, something for something, it should be lawful, और lawful object होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। ये आप लोग का लास्ट ऑप्शन है डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो यहाँ पे क्लास इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, इट शुड बी डी, ऑल ऑफ द अबव। मुझसे पहले आप लोगों को आंसर यहाँ पे देना है, और मैं यहाँ पे आप लोगों के सेशंस को चेक करूंगी। और कोशिश करिए, क्योंकि पेड क्लास में हम लोगों का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पार्टनरशिप हो गया है, सोगा एक्ट हो गया है, एंड कंपनी एक्ट आप लोग का चल रहा है। तो इन चारों एक्ट के जो क्वेश्चंस है ना, हमें अभी इस वीक पूरा कंप्लीट करना है, सो दैट एक सिस्टमैटिक वाइज आप लोगों का सेशन यहाँ पे चले। ओके, सो फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज मेड बाय वर्ड्स रिटन, वर्ड्स और रिटन। क्या इसको हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट, या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट? बताइए। यस क्लास, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पे हम रिटन ओरल दोनों में कॉन्ट्रैक्ट कर सके। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बाय द वे ऑफ एक्ट एंड कंडक्ट। टेसिट कॉन्ट्रैक्ट इज द टाइप ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। एंड अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों के
लॉफुल नहीं होते हैं। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड और रिटन दोनों में होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। सो सेकंड का ए इज द राइट आंसर। जैसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल बताइए। जैसे हम लोग किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, सो ये आप लोग का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि हम जाएंगे तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। डोमिनोज में अपने आप मालूम है कि हम पिज्जा खा के आएंगे, राइट? चाय की थड़ी में चाय पी के आएंगे हम लोग, तो ये आप लोगों का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल। एटीएम में पैसे ही निकलेंगे, कुछ और पेपर वेपर नहीं निकलेगा, ठीक है? तो सेकंड का ए इज द राइट आंसर। गॉट इट? नेक्स्ट, which of the following relationship raise presumption of positive influence? जैसे ये आप लोग का टॉपिक कहाँ से है? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस का मतलब है जैसे कोई भी दो पर्सन है ए और बी, दोनों के बीच जो इन्फ्लुएंस होता है, जैसे मान लीजिए डॉक्टर और पेशेंट है, तो डॉक्टर पेशेंट के बीच भी एक फिड्यूशियरी रिलेशनशिप होता है ना, एक ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होता है आप लोग का। तो यहां बताइए, क्या पेरेंट्स चाइल्ड के बीच होता है? क्या स्पिरिचुअल गुरु और उसके चेले के बीच होता है? क्या गार्जियन और वर्ड के बीच होता है? या ऑल ऑफ द अबव? बताइए थर्ड का एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास, थर्ड का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा? Which of the following relationship raise the presumption of positive influence? जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स नए हैं ना, इस चैनल को आप लोग पहले फटाफट सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे तो आप लोगों के पास जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आने लगेगा। और इस सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। डेली 8 बजे मैं निकिता मैम आप लोग की लीगल मेंटर यहाँ पे प्रेजेंट होंगी मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस कराने के लिए। तो पूरा अगस्त हम लोग मॉड्यूल वाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे करेंगे। सो थर्ड का क्लास एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव, बिकॉज इन सब में क्या है आप लोगों का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है? नेक्स्ट, ड्रॉइंग अ कैश फ्रॉम द एटीएम सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट द ऑक्शन सेल, ये किसके एग्जाम्पल है? एटीएम कैश निकालना, मुझे अपना BMW गाड़ी बेचना है, ठीक है? ऑक्शन किया मैंने, धम धम धम, 5 लाख, किसी ने बोला 6 लाख, 7 लाख। मतलब ये इम्प्लाइड है, जिसकी बोली लग गई हमें, मुझे उसको गाड़ी देना पड़ेगा, राइट? पैसे भी पहले वो देगा। तो बताइए ये किसका एग्जाम्पल है? पहला ऑप्शन है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, टेसिट कॉन्ट्रैक्ट या अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? हाँ जी क्लास, व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? सो फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या है आप लोगों का? दिस इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? को देखो कॉन्ट्रैक्ट में ना, जैसा कि आपको मालूम है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। फर्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड द सेकंड इज द स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो इन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वी हैव टू फोकस व्हाट? वी हैव टू फोकस ऑन द बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है। और स्पेशल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, दैट्स इट। तो ये जो टॉपिक है ना कॉन्ट्रैक्ट का, देखो जितना रिवीजन करोगे ना, अब पेड क्लास में हम क्या करते हैं, पूरा कंटेंट मैं आपको पढ़ाती हूँ, जो स्पेशल स्पेशल कंटेंट है, क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराती हूँ, और यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो मतलब अगर किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है ना, सो दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जहां पे आप लोग अपना एग्जाम सिंगल अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हैं। तो इसके लिए डेली वाईटी सेशन, अगर वाईटी सेशन क्लैश होता है पेड बैच से, तो इसका प्रॉपर आप लोगों का क्या बना हुआ है? प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग सारे सेशंस को देख सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा, सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या ऑफर है, एग्रीमेंट है, एक्सेप्टेंस है या ट्रांजैक्शन है? सोच समझ के बताइएगा। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? बताइए क्लास, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट।
हाँ जी क्लास, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, तो कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला याद करिए। तो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मूले में आप लोगों का ऑफर एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, प्रॉमिस को लीगल टर्म में एग्रीमेंट प्लस लॉफुल एनफोर्समेंट देन इट इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या है आप लोग का, एग्रीमेंट है, सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। एक आप लोग का कोटेशन भी मैंने आपको बताया था ना, मैं इसको एक बार लिख देती हूँ, आप लोग का रिविजन हो जाएगा। दैट all contract are agreement but all agreement may or may not be contract। इसको हम कैसे समझेंगे क्लास, देखो सबसे पहला सारा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, क्यों, क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो भाई एग्रीमेंट से होकर ही तो गुजरा है ना। तो पहला सेंटेंस तो हमें समझ में आ गया, बट ऑल एग्रीमेंट मे और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई ऑल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, बट ऑल एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट होता है, डोमेस्टिक एग्रीमेंट होता है, लीगल एग्रीमेंट होता है, तो ये मे और मे नॉट बी कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो यहां पे पांचवे का एग्जैक्ट आंसर क्या है, दैट एग्रीमेंट। ओके, बी इज फिफ्थ का, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। ओवर अ कप ऑफ कॉफी इन अ रेस्टोरेंट एक्स इनवाइट वाई टू डिनर, मतलब जहां पे रेस्टोरेंट खाना पीना खाते हैं, एक्स ने वाई को इनवाइट किया डिनर में अपने हाउस में, वाई ने हायर किया टैक्सी एंड रिचेस द एक्स हाउस एट द अपॉइंटेड टाइम, बट एक्स फेल टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। क्या वाई रिकवर एनी डैमेजेस फ्रॉम द एक्स। मैंने आपको खाने पे बुलाया, आप मेरे घर आए, देखा तो निकिता मैम के घर में ताला लगा हुआ है। सो इन दैट केस क्या आप मुझ पे केस फाइल करोगे, बताइए, क्या आप लोग मुझ पे केस फाइल करोगे इन दैट केस। ए ऑप्शन है यस, एज वाई हैज सफर्ड, नो, एज द इंटेंशन वाज नॉट टू क्रिएट द लीगल रिलेशन, सी इधर ए और बी, या डी आप लोग का है नन ऑफ द अबव। सो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। सिक्स्थ का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा बताइए। सो यहाँ पे क्लास, भाई आप, मैंने खाने पे बुलाया और मैंने आपको खाना नहीं दिया, सो इन दैट केस मेरा कोई इंटेंशन नहीं था टू क्रिएट द लीगल रिलेशनशिप। तो सिक्स का बी इज द राइट आंसर। ओके, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुड्स डिस्प्लेड इन द शॉप विंडो विद अ प्राइस लेबल। जैसे शॉप में गुड्स डिस्प्ले होता है, तो ये क्या चीज है, क्या ये ऑफर है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर है, इनविटेशन टू ऑफर है, एनकाउंटर ऑफर है। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास, देखिए जब कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला आपको आता है तो ऑफर से स्टार्ट होता है, लेकिन ऑफर से पहले भी आपको मालूम है इनविटेशन टू ऑफर आता है। तो इनविटेशन टू ऑफर का मतलब क्या होता है, किसी को इनवाइट करना। तो जो गुड आप लोग का डिस्प्ले होता है शॉप में ना, सो व्हाट एग्जैक्टली दिस इज, ये आप लोगों का बेसिकली क्या है, एक तरह से इनविटेशन टू ऑफर है। मतलब दुकानदार आपको इनवाइट कर रहा है, आइए आइए ये खरीदिए। आपको दुकानदार बाउंड नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ इनवाइट कर रहा है। तो सेवेंथ का आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, द गुड्स विच इज डिस्प्लेड इन द शॉप विंडो विद द प्राइस लेवल विल अमाउंट टू व्हाट, दिस इज इनविटेशन टू ऑफर। तो सेवेंथ का सी इज द राइट आंसर। दुकानदार इनवाइट कर रहा है, मैंने क्या किया, अब मैंने ऑफर किया, एक्सेप्टेंस, अब जाके आप लोग का आगे कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर। बताइए इन चारों में से किस में कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। ए ऑप्शन, ए बाय अ बुक फ्रॉम शॉप, एक्स बिड अ पब्लिक ऑक्शन, एक्स एग्री विथ वाई टू डिस्कवर अ ट्रेजर बाय मैजिक, जेड एग्री टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ हिज फ्रेंड। एट्थ का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा।
अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर, बताइए। और जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, 4 अगस्त से आप लोगों का नया बैच शुरू हो रहा है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जिसमें आप लोगों का ABFM सब्जेक्ट शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बैचेस में इनरोल नहीं किया है तो JC80 ये आप लोग का कूपन कोड है, यहाँ पे अप्लाई करके आप इसको अटेंड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड द एनरोल द पेड बैच, 4 अगस्त से शुरू है, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड वेयर, यहाँ पे सबसे बेस्ट है ए, एक्स ने जब बुक खरीदा शॉप से, दैट्स इट। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट कब होगा? सबसे पहला ऑप्शन, द लेटर इज पोस्टेड टू द ऑफरी, द लेटर इज रिसीव्ड बाय द ऑफरी, द ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, और डी है इट्स कम टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर दैट द लेटर हैज बीन रिसीव्ड बाय द ऑफरी। बताइए। कम्युनिकेशन मीन सपोज मुझे मेरा गाड़ी बेचना है आपको, तो जो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ वो आप तक कब कंप्लीट माना जाएगा? बताइए। When the letter is posted to the offeree, the letter is received by the offeree, the offer is accepted by the person to whom it is made, या D है it's come to the knowledge of the offerer that the letter has been received by the offeree। इसका एग्जैक्ट आंसर बताइए। सो यहाँ पे क्लास ऑफर तब कंप्लीट माना जाता है जब अपोजिट पार्टी को क्या हो जाएगा? नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पे when it's come to the knowledge of offerer that the letter has been received by the offeree, so 9th का D will be the right answer, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीमेंट इज voidable कॉन्ट्रैक्ट when it is voidable का मतलब क्या होता है? voidable का मतलब होता है in which one party have a option to breach the contract। जैसे अगर कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड से किया है, कोर्जियन से किया है, अंडर इन्फ्लुएंस से किया है, सो वन पार्टी हैव ऑप्शन। सो यहाँ पे इट इज enforceable by law at the option of aggrieved party, enforceable by both party, या not enforceable at all। अभी हमने किया है। सो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारा फ्रॉड के द्वारा, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा और कोर्जियन के द्वारा बनता है, तो यहाँ पे एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का। सो 10th का बी विल बी द राइट आंसर है। गॉट इट? नेक्स्ट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड, वॉइडेबल, वैलिड या इलीगल? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली जब इंश्योरेंस, अब क्या समझाना इसमें, इंश्योरेंस बता दो, हो गया कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई मैंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है किसी कंपनी से, अगर मुझे कुछ हो गया फ्यूचर में द कंपनी विल पे। सो कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट? तो मेरे और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट क्या है? क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, वॉइडेबल है, वैलिड है या इलीगल है? बताइए। सो मेरे और कंपनी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक तरह से क्या है? दैट इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो 11th का सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, अ पर्सन फाइंड सर्टेन गुड्स बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन, मतलब मुझे सपोज किसी का रिंग मिल गया, तो बताइए इसमें मेरा ड्यूटी क्या है? ए ऑप्शन है बिकम्स द ओनर ऑफ दैट गुड, रिंग की मैं ओनर बन गई। सेकंड है इट इज अंडर द ड्यूटी टू ट्रेस द रियल ओनर। सी है कैन सेल द गुड्स इफ द ट्रू ओनर इज नॉट फाउंड, और डी है बोथ बी एंड सी। तो बताइए 12th का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? और इस टर्म को पता है क्या बोलेंगे? इस टर्म को बोलेंगे क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। सो क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इन द क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला से अपोजिट होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर एक्सेप्टेंस ही होता है, लेकिन क्वाजाई में कॉन्ट्रैक्ट पहले हो गया, रिंग मुझे मिल गया, अब बाद में फॉर्मेलिटीज कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड क्वाजाई कॉन्ट्रैक्ट। सो 12th में यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? दैट इज डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आंसर्स देते रहिए, मुझसे पहले आंसर दीजिए एंड आई विल चेक योर आंसर्स। अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, भाई नॉट पॉसिबल, क्या वॉइडेबल है, वॉइड है, इलीगल है या इनफोर्सिएबल है? बताइए। द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इम्पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट विच इज इम्पॉसिबल, यार मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आओ, मैं 1 करोड़ दूंगी, दैट इज पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void।
सो आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका कंटेंट। मॉड्यूल वाइज यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। देन सितंबर में वी विल डू द डेफिनेशन टर्म्स ऑफ द एक्ट। अक्टूबर में वी विल डू समरी एंड बुक्स के क्वेश्चंस, समरी ऑफ द एक्ट, समरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नवंबर में हम लोग का चलेगा दैट इज मैराथन एंड मिनी मैराथन। तो यहाँ पे जो ये दोनों सेशंस है ना आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट है, सितंबर और अक्टूबर वाले। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सितंबर अक्टूबर एक तरह से फ्रेश रिवीजन होगा जहाँ पे आप लोगों का BRBL का जो बुक है सॉरी जो BRBL का बुक है उसको कंप्लीट यहाँ पे करा दिया जाएगा। सो अगर आप भी इस सेशन में नए हैं तो सबसे पहले इस सेशन को आप लोग फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आप लोगों के पास नोटिफिकेशन यहाँ पे आता रहेगा। सो द कॉन्ट्रैक्ट which is basically divided into the general principle of contract and special principle of contract. जनरल प्रिंसिपल 1 to 75 है आप लोग का सेक्शन, और स्पेशल में 124 से लेकर 238 है। ठीक है, तो आज हमें ये पोर्शन करना है। सेक्शंस को याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे जो कंटेंट है उस पे आप लोग को फोकस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। द पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन। मतलब यहाँ पे डिफॉल्टर किसे बोला जाता है? प्रिंसिपल डेटर को, प्रिंसिपल क्रेडिटर, प्रिंसिपल श्योरिटी या प्रिंसिपल बेली। तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का है, प्रिंसिपल डेटर, क्रेडिटर, सॉरी प्रिंसिपल डेटर, श्योरिटी या गारंटर, और ये हमारा क्रेडिटर है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में कितने पार्टीज होते हैं? 3 पार्टी होता है। सबसे पहला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर के बीच, प्रिंसिपल डेटर श्योरिटी के बीच, और क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 आप लोग के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 3 आप लोग की पार्टीज होती है। तो डिफॉल्ट कौन करता है? जैसे प्रिंसिपल डेटर पैसे लेगा, ठीक है, अगर प्रिंसिपल डेटर पैसे नहीं दे पाया तो श्योरिटी विल कम इनटू पिक्चर। श्योरिटी पैसे देगा क्रेडिटर को ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। तो डिफॉल्ट किसने किया? डिफॉल्ट यहाँ पे प्रिंसिपल डेटर ने किया है। सो दैट्स व्हाई फर्स्ट का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? प्रिंसिपल डेटर इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से, फर्स्ट का ए पोर्शन इज द राइट आंसर, दैट इज प्रिंसिपल डेटर। इसका डिफॉल्ट होगा तब जाके श्योरिटी पिक्चर में आएगा। ओके क्लास, किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोगों को उसका बेस समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप लोगों का पेड क्लास ऑलरेडी चल रहा है। कल से नया बैच शुरू है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, जिसमें आपका ABFM सब्जेक्ट शुरू है। तो जिसने अभी तक पेड क्लास को एनरोल नहीं किया है, आप लोग पेड क्लास को एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड JC80। सेकेंड क्वेश्चन, which type of guarantee is given for the series of transaction? बताइए, क्या इसको जनरल गारंटी कहते हैं, इम्प्लाइड गारंटी, कंटिन्यूस गारंटी या जर्नल या कंटिन्यूस गारंटी? सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, ये निकिता मैम है, विपुल सर है, ये मनीषा मैम है। तो निकिता मैम क्या करती हैं? एक घर में रहती है जिसका रेंट कितना है? 50,000 रेंट है। ये घर विपुल सर का है, निकिता मैम को घर किराए पे दिया है 50,000। अगर निकिता मैम ने 3 साल का एग्रीमेंट किया कि मुझे 3 साल इस घर में रहना है, तो अगर निकिता मैम ने 3 साल में अगर बीच में किसी भी मंथ में पैसे नहीं दिए, मतलब निकिता मैम डिफॉल्ट करेंगी, मनीषा मैम विल कम इनटू पिक्चर। तो ये जो इनका जो ट्रांजैक्शन है मनीषा मैम का 3 साल तक चलेगा, मतलब ये 3 साल तक हमारी गारंटर है। तो यहाँ पे जब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन चलता है तो हमारा क्या होता है? दैट इज कंटिन्यूस गारंटी। क्योंकि हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में जो आपका टाइप्स ऑफ गारंटी था दैट इज कंटिन्यूस और सिंगल। तो सिंगल में एक बार हेल्प कर दिया हो गया, लेकिन कंटिन्यूस में बार 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 बार। सो दैट्स व्हाई द राइट आंसर विल बी दिस वन, सी इज द राइट आंसर। ओके क्लास, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आपको बताना है जो श्योरिटी का लायबिलिटी होता है
वो क्या होता है? क्या सेकेंडरी लायबिलिटी होता है, प्रिलिमिनरी होता है, सब्सिडरी होता है या कोरिलेटेड होता है? बताइए। प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी या गारंटर, दोनों का नाम आप लोग का एक ही है। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। हाँ जी क्लास, बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है? लाइबिलिटी क्या होता है आप लोग का? एक वर्ड आप लोगों का इसमें ऐड है, उस वर्ड को आप लोग को बताना है। उस वर्ड को आप लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है। बताइए। देखिए, सबसे पहला लायबिलिटी किसका होता है? सबसे फर्स्ट लायबिलिटी आप लोगों का है प्रिंसिपल डेटर का, और जो हम लोग का सेकेंडरी लायबिलिटी होता है दैट इज श्योरिटी, क्योंकि सबसे पहले भाई प्रिंसिपल डेटर आपको ही पैसा देना है। अगर आपने डिफॉल्ट किया है तब जाके श्योरिटी आप लोग का पिक्चर में आएगा। ठीक है, सो इसका आंसर क्या है आप लोग का? ए। ए इज राइट। कभी कभार क्या होता है ना क्लास, इसमें आप लोग का एक वर्ड लिखा रहता है को एक्सटेंसिव। को एक्सटेंसिव, ठीक है, तो को एक्सटेंसिव लिखा रहेगा, तो इस पे भी आप टिक, मतलब मेन आप लोग का ये वर्ड है, इस पे आप लोग टिक मार्क करोगे। ठीक है, अगर ये वर्ड नहीं लिखा तब जाके आप लोग सेकेंडरी पे टिक मार्क करोगे, क्योंकि जो आप लोग का को एक्सटेंसिव वर्ड है ना, ये आप लोगों के बेयर एक्ट में गिवन है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है ना उसमें गिवन है। सो इसीलिए आप लोग का थर्ड का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन में कहीं भी आप लोग का को एक्सटेंसिव वर्ड नहीं लिखा हुआ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose consent is necessary, मतलब किसका सहमति जरूरी है इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी? क्या श्योरिटी का, क्रेडिटर का, डेटर का या ऑल ऑफ द अबव? किसका कंसर्न जरूरी है? बताइए। जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग सेशन को जितना हो सके शेयर करिए, सेशन को लाइक करिए। हाँ जी क्लास, बताइए। कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों का जब तीनों के बीच बन रहा है, प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी, तो तीनों का कंसर्न नहीं चाहिए? बताइए, एक का ही कंसर्न। अगर मेन कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच हो रहा है लेकिन ये भी तो पिक्चर में है, अगर इसका कंसर्न नहीं लोगोगे इट मीन्स आपने कुछ फैक्ट को हाइड किया है। सो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीनों का कंसर्न चाहिए। सो फोर्थ का एग्जैक्ट आंसर आप लोग का क्या है? दैट इज ऑल ऑफ द अबव। फोर्थ का डी इज द राइट आंसर। देखिए ध्यान से, फोर्थ का डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी दैट इज गिवन इन सेक्शन 126। अच्छा, आपको बताना है इन द केस ऑफ को श्योरिटी। को श्योरिटी का मतलब क्या होता है? ये प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, S1, S2, S3, मान लीजिए तीन को श्योरिटी है, मतलब तीनों ने गारंटी दिया है क्रेडिटर को कि अगर हमारे प्रिंसिपल डेटर भैया नहीं दे पाए पैसा तो हम लोग देंगे। मान लो S1 एग्रीमेंट के हिसाब से S1, S2, S3 तीनों एक साथ पैसा दे सकते हैं 10-10 हजार, या तीनों का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप लोग का कि कॉन्ट्रैक्ट कैसा बना है। ठीक है, सो आप लोगों को यहाँ पे बताना है दैट इन द केस ऑफ द को श्योरिटी रिलीज, अगर एक को श्योरिटी को रिलीज कर लिया हम लोगों ने, सो बताइए first amounts to discharge of other sureties, does not amount to discharge of other sureties, या amounts to discharge of the surety so released vice versa with to co-surety as well as, या none of the above? वाइसा वर्सा, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉमन सेंस अप्लाई करिए।
और डेली आप लोग का सेशन सुबह इंग्लिश मीडियम में 8 बजे और इवनिंग में 8:30 बजे आप लोग का सेशन रहेगा। सो यहाँ पे क्लास अगर एक को श्योरिटी को हटा दिया गया, डिस्चार्ज कर दिया गया, डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज ऑफ द अदर। सो यहाँ पे ये हट गया बिकॉज इसने अपना पैसा दे दिया, ये दोनों नहीं हटेंगे। सो ये आप लोग का एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट। बेलमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज बेलमेंट? सबसे पहला, द डिलीवरी ऑफ अ थिंग इंट्रस्टेड फॉर सम स्पेशल पर्पज और ऑब्जेक्ट अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। बी है डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट। सी है डिलीवरी ऑफ गुड्स विदाउट कॉस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पब्लिक। और डी आप लोग का है नन ऑफ द अबव। सो बेलमेंट इज गिवन अंडर सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। तो क्लास यहाँ पे द डिलीवरी ऑफ अ थिंग इंटरेस्टेड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पज अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट, डिलीवरी ऑफ विदाउट कॉस्ट। सो क्लास यहाँ पे बेलमेंट का मतलब क्या है? अ डिलीवरी ऑफ थिंग इंटरेस्टेड फॉर स्पेसिफिक पर्पज। जैसे मैंने अपना कार पार्किंग में दिया फॉर स्पेसिफिक पर्पज, मेरा कार का सेफ्टी के लिए। फिर जैसे ही 3 घंटा हुआ, मैं अपना सामान खरीद के लाई, मैं अपने गाड़ी को ले जा सकती हूँ। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। ठीक है, जैसे हम अपना ज्वेलरी बैंक में कस्टडी के रूप में रखते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ बेलमेंट। ठीक है, नेक्स्ट। इन प्लेज कॉन्ट्रैक्ट क्लास, जो प्लेज होता है इसमें बताइए बेली। जैसे आप लोग का जो बेलमेंट है ना, बेलमेंट में ये आप लोगों का बेलर और ये बेली दोनों अलग अलग है, राइट? बेलर एंड बेली नाम है। तो इसी तरह प्लेज में बताइए बेली मतलब इस पर्सन का नाम पूछा है, तो यहां पे मैं बता दूं, यहां पे हमारा है पाउंडर। तो बताइए सेकंड पर्सन क्या होगा? और प्लेज होता क्या है? प्लेज का मतलब है मैंने बैंक से 10 लाख रुपए लिया। जब मैं मूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में देती हूं, जैसे मैंने बैंक से 10 लाख लोन लिया, मैंने बैंक को अपना ज्वेलरी सिक्योरिटी के रूप में दिया। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्लेज। तो प्लेज में पाउनर और ई लगा लो, तो 7th का बी इज द राइट आंसर। पाउनी इज द राइट आंसर। ठीक है, पाउनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर द पेमेंट ऑफ डेब्ट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। इसको क्या कहते हैं? दैट इज प्लेज, बेलमेंट, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। बताइए 8th का एग्जैक्ट आंसर। द बेलमेंट, ये किसी का डेफिनेशन है, ये किसी का डेफिनेशन है क्लास। प्लेज मैंने आपको समझा दिया, बेलमेंट समझा दिया,
कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इंश्योरेंस एग्जाम्पल, हेल्थ इंश्योरेंस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब दो पर्सन के बीच जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है डिपेंड करता है अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पे, दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट। और एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, दैट्स इट। सो 8th का एग्जैक्ट आंसर बताइए क्या होगा? सो यहाँ पे इसका एग्जैक्ट आंसर है दैट इज प्लेज। सो 8th का ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट द गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, वेट ऑफ गुड्स या ओनर ऑफ गुड्स। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट, प्राइस, वेट या ओनर। बताइए। देखिए, अगर मैं अपना जो गाड़ी है, मान लीजिए माई BMW गाड़ी अगर मैं B पर्सन को देती हूँ, ठीक है, निकिता मैम BMW गाड़ी B पर्सन को देती है रखवाली के लिए, क्योंकि मैं 10 दिन टूर पे जा रही हूँ, तो भाई निकिता मैम इज बेलर और जो मेरी गाड़ी संभालेगा दैट इज कॉल्ड बेली, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी बता दूंगी, देखो भैया हमारी BMW गाड़ी का ब्रेक खराब है राइट तो मतलब मैंने क्या किया, डिस्क्लोज कर दिया फॉल्ट, सॉरी क्या फॉल्ट, प्राइस या वेट ऑफ गुड्स या ओनर ऑफ द गुड्स। मैं क्या डिस्क्लोज करूंगी, मैं क्या बताऊंगी बताइए मैंने आपको आंसर बता ही दिया है, मैं बताऊंगी फॉल्ट, क्या क्या फॉल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, When no consideration passes, consideration का मतलब क्या होता है? Something for something. Something for something, that is called consideration. That is called consideration. तो बताइए, when no consideration passes between the bailor and bailee, मतलब बेलर अगर सामान दे रहा है तो एक पार्टी से कोई कंसिडरेशन नहीं आ रहा, इसे क्या कहेंगे? नॉन ग्रेटिटुअस बेलमेंट, ग्रेटिटुअस बेलमेंट, स्पेशल बेलमेंट या कंडीशनल। नाम अच्छा है, याद करिए इसे, याद करिए क्लास इस नाम को, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पे क्लास व्हेन no consideration passes between the bailor and the bailee, it is called as the gratuitous bailment। इसको याद करिए। जैसे मेरी बुक है, मैंने बुक पढ़ने को दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रेटिटुअस बेलमेंट। और नॉन ग्रेटिटुअस में मैं अगर अपना शूज पॉलिश करवा रही हूं तो भाई अपोजिट पार्टी पैसा लेगा, दैट इज कॉल्ड नॉन ग्रेटिटुअस, ठीक है। तो ग्रेटिटुअस में नो कंसिडरेशन और नॉन ग्रेटिटुअस में कंसिडरेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 11th, A gives B 2 suitcases to store for him while he is at meeting। सो बताइए दोनों के बीच कौन सा रिलेशनशिप है? दैट इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्या बोला मैंने? ए ने बी को 2 सूटकेस दिया टू स्टोर हिम, क्योंकि वो मीटिंग में जा रहा था। ये क्या है बताइए? सेशन को लाइक करते रहिए सब लोग, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स हैं सेशन को लाइक करते रहिए सब की सब और डेली 8:30 बजे यहाँ पे प्रेजेंट हो जाइए। तो क्लास यहाँ पे ए क्या है? ए बेलर है, बी बेली है, हो गया। नेक्स्ट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग का ये। लालू जी हमारे जा रहे हैं अयोध्या यात्रा के लिए, ठीक है। तो पहला पार्टी क्या है? लालू।
उन्होंने अपनी गाय दुधेरू, गाय का नाम क्या है? दुधेरू, विद द नेबर मीरा, अपनी गाय को किसको दिया? मीरा जी को दिया। और क्या बोला मीरा को? मीरा तुम मेरी गाय संभाल के रखो और इसके बदले में तुम गाय का जो दूध है वो बेच सकती हो जब तक मैं आ ना जाऊं, मतलब दूध का पैसा तुम्हारा। आफ्टर ही लेफ्ट, जैसे ही लालू जी हमारे गए, प्राइस ऑफ द मिल्क शॉट अप ड्यू टू द हैवी सीजनल डिमांड, जो मिल्क का प्राइस है वो बढ़ गया। मीन टाइम द काउ गेट प्रेग्नेंट, काउ प्रेग्नेंट हो गई हीरा बुल से। द काउ डिलीवर अ हेल्दी काफ नेम कांधारू, देखो गाय के बछड़े का भी नाम रख दिया कांधेरू। बाय मीरा व्हेन लालू रिटर्न ही आस्क्स फॉर द, जब लालू जी आए हमारे घूम घाम के, तो लालू जी बोल रहे हैं कि हमारी काउ दीजिए, काफ, एंड पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ द मिल्क, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो भी दीजिए। तो आपको बताना है लालू इज नॉट इंटाइटल्ड, मतलब आपको बताना है लालू क्या क्या चीजें मांग सकता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लालू इज नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट ऑफ द मिल्क, लालू इज इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट ऑफ द मिल्क, लालू नॉट इंटाइटल्ड टू द काउ, इंटाइटल्ड टू द काउ, नॉट इंटाइटल्ड टू द काफ, या इंटाइटल्ड टू द काफ। आपको बताना है इन 6 स्टेटमेंट में से कौन सा बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है, मतलब देखो सबसे पहले काउ तो मांग सकता है, तो सेकंड आप लोगों का काउ कहाँ है? ये रहा 4, तो मतलब 4 तो मांगेगा ही मांगे अपनी काउ। तो 4 कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा है, डी में लिखा है, मतलब ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर सही नहीं है। देखो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे किया जाता है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों में आता है एबीएफएम में, बीएफएम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मतलब काऊ तो ले ही सकता है। अब काऊ का बछड़ा, भाई बछड़े पे तो मेरा हक है उसका, बिकॉज काऊ का है वो। तो कोई भी अगर बेलर सामान रखता है, उसमें कुछ इंक्रीज हुआ है, तो वो किसका हक है? बेलर का। तो मतलब काफ है। काफ कहाँ पे है? 6। छठवा है, देखो मुझे कुछ टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। 4 है, 6 है, डी इज द राइट आंसर। अपने आप समझ जाओ। 1 नॉट इंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट ऑफ द मिल्क, बिल्कुल नहीं। प्रॉफिट ऑफ द मिल्क बिल्कुल नहीं, क्योंकि लालू ने ऑलरेडी बोला था यू कैन यूज द प्राइस ऑफ द मिल्क। अब भाई हैवी सीजनल डिमांड, उसकी किस्मत, मीरा की किस्मत। ठीक है, तो ये आप लोग का राइट आंसर है। चलिए एक जस्ट नॉलेज के लिए, ये सेक्शन है 6, आपको बताना है किस सेक्शन में कौन सा वर्ड है, जल्दी बताइए। और कल से आप लोगों का नया बैच शुरू है 4 अगस्त, जिसमें आप लोग का ABFM सब्जेक्ट शुरू है। द टाइमिंग विल बी मॉर्निंग 7 AM to 8 AM। सो यहां पे 124, इंडेमनिटी 126, गारंटी 148, बेलमेंट 172, pledge and 182 agency. So this is your important concept. Okay class, तो ये आप लोगों का important concept है। So यहाँ